आज के समय में देशों के युद्ध की तैयारी और उसमें शामिल होने का तरीका बहुत तेजी से और गहराई से बदल रहा है। दशकों तक किसी भी देश की सैन्य ताकत का आकलन इस बात से किया जाता था कि उसके पास कितने टैंक, लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये विशाल मशीनें शक्ति का एक दमदार और साफ साफ संदेश देती थीं। लेकिन हाल के संघर्षों, खास तौर पर यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि ये पुरानी सोच अब बदल रही है। अब युद्ध का मैदान केवल भारी बख्तरबंद गाड़ियों और हवाई ताकत के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां असम्मित और तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध का बोलबाला है, जिसमें फुर्ती, सटीकता और दुश्मन की पहुंच को रोकना सबसे अहम हो गया है। यह नया युग एक बिल्कुल अलग किस्म के हथियारों से परिभाषित हो रहा है। लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम, स्मार्ट ड्रोन और अत्याधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क अब रणनीतिक सोच के केंद्र में है। ये सिस्टम महंगे और अहम हथियारों को दूर से ही निष्क्रिय कर सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत पर। एक छोटा मोबाइल रॉकेट लॉन्चर उतना ही नुकसान कर सकता है जितना एक बम वर्षक विमानों का दस्ता, और सस्ते ड्रोन का झुंड सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकता है। इस बदलाव ने सैन्य योजनाकारों को अपनी पुरानी नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब वे उन हथियारों की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं जिन्हें कभी युद्ध के मैदान का राजा माना जाता था। अब फोकस ताकत के प्रदर्शन से हटकर स्मार्ट और टारगेटेड असर पर आ गया है। अगर इस बदलाव को समझना है तो इसे शतरंज के खेल से तुलना कर सकते हैं। पहले सबसे ताकतवर मोहरे जैसे क्वीन यानी फाइटर जेट या टैंक पूरे बोर्ड पर राज करते थे। अब खेल बदल गया है। चालाक खिलाड़ी कई प्यादों यानी ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाले बिशप यानी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्वीन के लिए बोर्ड पर आजादी से चलना बेहद खतरनाक हो गया है। ये रणनीतिक बदलाव दुनिया भर के देशों को खुद को ढालने के लिए मजबूर कर रहा है। अब उन्हें भारी भरकम पारंपरिक हथियारों में निवेश और नए, फुर्तीले और अक्सर ज्यादा असरदार हथियारों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। अब अरबों डॉलर के हेलीकॉप्टर या जहाज की सुरक्षा को कहीं सस्ते मिसाइल या ड्रोन से चुनौती मिल रही है। ये वैश्विक रणनीतिक पुनर्विचार आज के समय में ही हो रहा है, और अलग अलग देशों की भौगोलिक चुनौतियों, राजनीतिक गठबंधनों और आर्थिक हकीकतों के हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन और ताइवान के बीच तनाव इस नए बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही दिल्ली और सियोल में एक ही सैन्य हार्डवेयर एपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर लिए जा रहे फैसले दिखाते हैं कि हवाई युद्ध के भविष्य को लेकर देशों के निष्कर्ष कितने अलग अलग हैं। ये फैसले बताते हैं कि अलग अलग देश आधुनिक युद्ध के सबक कैसे समझ रहे हैं और आने वाले संघर्षों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। अपने ताकतवर पड़ोसी से लगातार खतरे के बीच ताइवान ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अपनी सबसे बड़ी सालाना सैन्य एक्सरसाइज हानकुआंग के दौरान ताइवान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अमेरिकी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स का प्रदर्शन किया। यह सिर्फ नए हथियारों की परेड नहीं थी, यह बीजिंग के लिए एक साफ और सोचा समझा संदेश था। हाइमार्स की तैनाती ताइवान की बदलती पोरक्यूपाइन रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है कि किसी भी संभावित हमले को इतना महंगा और मुश्किल बना दिया जाए कि चीन उसे शुरू करने से ही डरे। इस सिस्टम को शामिल कर ताइपे ने दिखा दिया है कि वह सटीक वॉर करने वाली असम्मित सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो आखिर हेजिमार्स को इतना खास क्या बनाता है, जरा सोचिए। अगर आप एक पत्थर न सिर्फ नदी के पार बल्कि समंदर के चौड़े हिस्से के पार भी सटीक फेंक सकें, हाइमार्स ताइवान को यही ताकत देता है।
ये एक ट्रक पर लगा रॉकेट लॉन्चर है जो बेहद मोबाइल है, इसलिए इसे ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, ये गाइडेड रॉकेट्स को लंबी दूरी तक 300 किलोमीटर तक बहुत सटीकता से दाग सकता है। ये रेंज इसलिए अहम है क्योंकि ताइवान अब चीन के बंदरगाहों में इकट्ठा हो रही हमलावर फौजों या लैंडिंग क्राफ्ट्स को तट से बहुत पहले ही निशाना बना सकता है। यूक्रेन में इसकी ताकत साफ दिखी, जहां रूसी सप्लाई लाइन और कमांड सेंटर्स को इसने बुरी तरह बाधित किया। चीन ने, जैसा उम्मीद थी, इस पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता भी जाहिर की। बीजिंग ने इन सैन्य अभ्यासों और HIMARS की तैनाती को धोखा और चाल बताया और अमेरिका ताइवान सैन्य सहयोग का विरोध दोहराया। लेकिन असल में काम ज्यादा बोलते हैं। अभ्यास से पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी। कई युद्धपोत और विमान ताइवान स्पाइमान स्ट्रेट की संवेदनशील मीडियन लाइन को पार करते दिखे। ये चीन की पुरानी डराने धमकाने की रणनीति है, ताकत दिखाकर ताइवान का हौसला तोड़ना। HIMARS की तैनाती ने ताइवान स्ट्रेट में रणनीतिक संतुलन को बदल दिया है। अब ताइवान के पास एक भरोसेमंद, टिकाऊ और शक्तिशाली प्रतिरोधक क्षमता है। वह सिर्फ अपने तट की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि किसी भी हमले के शुरुआती चरण में ही दुश्मन पर वार कर सकता है। इससे चीन के सैन्य योजनाकारों के लिए एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके तटीय हथियार अब खतरे में हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा देश भी उन्नत तकनीक से बड़े दुश्मन के सामने मजबूत रक्षा बना सकता है, जिससे बीजिंग के लिए तेज और आसान जीत का सपना अब इतना आसान नहीं रह गया है। जहां ताइवान अपनी उम्मीदें लंबी दूरी के रॉकेट्स पर लगा रहा है, वहीं एक और अमेरिकी सैन्य मशीन AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत और दक्षिण कोरिया में बिल्कुल अलग फैसलों का केंद्र बना हुआ है। भारत आगे बढ़कर अपनी सेना के लिए 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है, जिनकी $600 मिलियन से ज्यादा है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद 22 अपाचेज में जुड़ेंगे। भारत के लिए अपाचे उसकी जमीनी सेना के लिए एक अहम ताकत है, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ उसके पहाड़ी और विवादित इलाकों में। इसे उड़ता हुआ टैंक माना जाता है, जो ऊंची पहाड़ियों में जमीनी सैनिकों को सटीक फायर सपोर्ट दे सकता है। भारत की खरीदारी की वजह उसकी खास ऑपरेशनल जरूरतें हैं। अपाचे टैंक बंकर और दुश्मन की टुकड़ियों को मिसाइल और ताकतवर तोप से तबाह करने के लिए बना है। हिमालय जैसे इलाकों में जहां जमीनी मूवमेंट मुश्किल है और पहाड़ छुपने का मौका देते हैं, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो अचानक पहाड़ी के पीछे से निकलकर हमला करे और फिर गायब हो जाए, बहुत काम का है। भारतीय सेना के लिए ये हेलीकॉप्टर सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जो स्थानीय झड़प में बढ़त दिला सकते हैं और ऊंचाई वाले युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जहां फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है। एपाचेज जमीनी कमांडरों को एक समर्पित, तुरंत उपलब्ध और घातक हवाई ताकत देते हैं। इसके बिल्कुल उलट दक्षिण कोरिया ने 36 नए एपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना रद्द कर दी। यह फैसला खास है क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास पहले से ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और उसे उत्तर कोरिया से भारी बख्तरबंद खतरा है, यानी वही स्थिति जिसके लिए एपाचे बनाए गए थे। इस फैसले के 2 बड़े कारण रहे। पहला, नए हेलीकॉप्टरों की कीमत काफी बढ़ गई थी, जिससे डील पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई। दूसरा और रणनीतिक रूप से अहम, दक्षिण कोरियाई सैन्य योजनाकारों ने यूक्रेन युद्ध से मिले सबक गहराई से देखे। उन्होंने देखा कि सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर भी ऐसे युद्ध क्षेत्र में काफी असुरक्षित हैं जहां एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, अपेक्षाकृत धीमे हेलीकॉप्टर कंधे पर दागे जाने वाले मिसाइलों, मैनपैड्स और सस्ते ड्रोन का आसान निशाना बन रहे हैं। रूस के हेलीकॉप्टरों का भारी नुकसान एक चेतावनी है। दक्षिण कोरिया ने तय किया कि ऐसे
प्लेटफॉर्म्स में अरबों डॉलर लगाना जो भविष्य के युद्ध में शायद ही बच पाएं समझदारी नहीं है। उनका मानना है कि ये पैसे ड्रोन, लंबी दूरी की तोप और मजबूत एयर डिफेंस पर खर्च करना ज्यादा बेहतर होगा। भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा एपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर लिए गए अलग अलग फैसले आधुनिक सैन्य रणनीति की एक बड़ी बहस को उजागर करते हैं। क्या पारंपरिक हथियारों की असली कीमत अब भी उतनी है जब ड्रोन और सटीक मिसाइलों का जमाना आ गया है? दक्षिण कोरिया का फैसला यह दर्शाता है कि अटैक हेलीकॉप्टर का युग शायद ढलान पर है। आज के युद्ध क्षेत्र में सस्ते लेकिन घातक खतरे, चाहे वह कंधे पर दागी जाने वाली मिसाइल हो या ऑटोनॉमस लूटिंग म्यूनिशन, आसमान को करोड़ों के हेलीकॉप्टर के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। ऐसे महंगे हथियार और उनके ट्रेन्ड पायलटों को खोने का रिस्क अब कई देशों के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। अगर इस बदलाव को समझना है तो एक आसान उदाहरण लें। एपाचे हेलीकॉप्टर एक घोड़े पर सवार पूरी तरह कवच पहने हुए योद्धा जैसा है। सदियों तक योद्धा युद्ध क्षेत्र का सबसे ताकतवर यूनिट था। फिर आया लंबी दूरी का धनुष और बाद में बंदूक, जिससे आम सैनिक भी दूर से योद्धा को हरा सकता था। आज के संदर्भ में ड्रोन और मैन पैड्स वही नए धनुष और बंदूकें हैं। ये युद्ध का संतुलन बदल रहे हैं और हेलीकॉप्टर जैसे महंगे, नजदीक से लड़ने वाले हथियारों को असुरक्षित बना रहे हैं। इसीलिए हाइमार्स जैसे सिस्टम जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से वार कर सकते हैं अब ज्यादा अहम हो रहे हैं। ये आधुनिक लंबी दूरी की तोपखाना है जो बिना सबसे खतरनाक इलाकों में घुसे ही दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अटैक हेलीकॉप्टर पूरी तरह बेकार हो गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका जरूर फिर से सोची जा रही है। भारत जैसे देश के लिए जहां ऊंचाई वाले इलाकों में अलग तरह की जरूरतें और खतरे हैं, एपाचे अब भी बेहद अहम है। लेकिन दक्षिण कोरिया का फैसला साफ दिखाता है कि अब लागत और फायदों का गणित बदल रहा है। सैन्य योजनाकारों को अब यह कठिन सवाल पूछना होगा, क्या एक महंगा ताकतवर प्लेटफॉर्म रखना बेहतर है या एक बार इस्तेमाल होने वाले हथियार रखना जो झुंड में हमला कर वही असर पैदा कर दें? क्या ड्रोन और लंबी दूरी के रॉकेट्स का नेटवर्क हेलीकॉप्टरों के दस्ते से बेहतर क्षेत्र नियंत्रण और स्ट्राइक क्षमता दे सकता है? आखिरकार भविष्य का युद्ध अब अकेले किसी एक शानदार हथियार पर नहीं, बल्कि एकीकृत और नेटवर्क आधारित सिस्टम्स पर निर्भर होगा। सबसे असरदार सेनाएं वे होंगी जो पारंपरिक हथियार, टैंक, जहाज, विमान को नई पीढ़ी के हथियारों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगी। ड्रोन आंख और कान बनेंगे, लंबी दूरी के रॉकेट दूर से वार करेंगे और एडवांस्ड एयर डिफेंस सुरक्षा का घेरा बनाएंगे। अब हर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, सही संतुलन कैसे बनाया जाए। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या युद्ध का भविष्य अब हेलीकॉप्टर के शोर की जगह ड्रोन की खामोश उड़ान और रॉकेट की दूर से दागी गई मार से तय होगा?